हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स, जहां हम लोग पेपर 1 दैट इज प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस पे डिस्कशन करने वाले हैं। बट उसके पहले हम ये बता दें कि हमने ट्रू एंड फॉल्स, जो कि बेसिकली हमारे एग्जाम में 12 मार्क्स ही कवरेज करता है, एंड क्वेश्चन 1 का पार्ट ए यही होता है। क्वेश्चन 1 बेसिकली कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना होता है, एंड इसका मेरे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। बेसिकली पेपर पैटर्न हम सबको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पेपर में दिया होता है, जहां क्वेश्चन 1 मैंडेटरी होता है और कह सकते हैं कंपलसरी होता है, एंड क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 में आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट जो हमारा ट्रू एंड फॉल्स की कवरेज होती है ऑफ 12 मार्क्स, उसके लिए हमने पूरी डिटेल क्लास ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जहां हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, आरटीपीज, एमटीपीज एज वेल एज आईसीएआई की मटेरियल भी कवर की हुई है। उसके डिटेल आंसर भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, एंड क्वेश्चन की पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड की हुई है टेलीग्राम चैनल पे। तो क्वेश्चन 1 का जो ए पॉइंट है वो तो नो डाउट हमेशा ट्रू एंड फॉल्स ही पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, इसमें हमेशा इंस्टीट्यूट हमसे थ्योरी क्वेश्चन ही पूछता है ऑफ 4 मार्क्स। इसके अलावा क्वेश्चन 1 का जो सी पार्ट होता है वो कभी थ्योरी होता है एंड कभी वो न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, और बेसिकली ये 4 मार्क्स की कवरेज यहाँ से होती है। क्लियर? बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे जो अभी तक पेपर पैटर्न हमने भी एनालिसिस किया है, मई 2018 से लेकर के दिसंबर 2020 तक का जो पेपर हमने देखा है, हर एक पेपर में क्वेश्चन 1 का बी पार्ट थ्योरी था और क्वेश्चन 1 का सी पार्ट न्यूमेरिकल था। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये 4 मार्क्स की थ्योरी एग्जाम में आएगी, एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 में मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूट एक और थ्योरी क्वेश्चन पूछता है ऑफ 5 मार्क्स। तो ये 5 मार्क्स प्लस जो क्वेश्चन 1 का 4 मार्क्स है, ओवरऑल ये हमसे थ्योरी पूछती है ऑफ 9 मार्क्स। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि मैम पेपर 1 के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग कि अगर आप ट्रू एंड फॉल्स कर ले रहे हो 12 मार्क्स का एंड ये 9 मार्क्स की कवरेज आप कर ले रहे हो, तो आपका 21 मार्क्स तो अकाउंट्स में कहीं नहीं गया है। क्लियर? तो इसकी ऑलरेडी हमने पूरी कवरेज की थी, सिर्फ उसमें क्या नहीं इंक्लूडेड है जो हमने क्लास अपलोड की थी, सिर्फ दिसंबर 2020 के क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको। बाकी जितने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, एमटीपीज हैं, आरटीपीज हैं, सबको कंपाइल करके ही हमने पीडीएफ बनाया है, एंड कुछ क्वेश्चंस हमने अपनी तरफ से भी उसमें इंक्लूड किए थे जो हर चैप्टर से बन सकते थे। ठीक वैसे ही हमने एक थ्योरी की भी पीडीएफ बेसिकली कंपाइल करके बनाई है, जहां पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, एमटीपीज के क्वेश्चन, आरटीपीज के क्वेश्चन एंड इंस्टीट्यूट की मटेरियल के सारे थ्योरी क्वेश्चंस जो मैक्सिमम बन सकते हैं वो इंक्लूडेड है। तो ये क्लास अब बहुत अच्छे से करके जाना, रीज़न बीइंग अगर इसमें से क्वेश्चन रिपीट करता है तो ये 9 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि हम थ्योरी के लिए बिल्कुल भी पढ़ करके नहीं जाते, हम वहाँ जा कर के अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग थ्योरी बना करके लिख देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी ही लैंग्वेज में लिखो, आप अपना ही प्रेजेंटेशन रखो, बट अगर एक बार वो टॉपिक आपका पढ़ा हुआ होगा तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे उस पॉइंट को डिफाइन करने में, उस पॉइंट को प्रेजेंट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा आज का जो सेशन है वो हम बता दें कि पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर में जितनी भी थ्योरी आई हुई है, वो जितनी भी अभी तक एमटीपीज इशू हुई हैं, आरटीपीज इशू हुई हैं, हर जगह जितना भी थ्योरी क्वेश्चन था फ्रॉम मई 2018 टू दिसंबर 2020, क्योंकि इसमें हमने दिसंबर 2020 का भी क्वेश्चन पेपर इंक्लूड किया है, आरटीपी भी इंक्लूड की है जो अभी लास्ट इंस्टीट्यूट ने इशू की थी, एंड एमटीपी भी लास्ट जो अभी इंस्टीट्यूट ने इशू किया था 2020 के लिए, उसके भी क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूडेड हैं। आज की क्लास में तो हमने इसकी जो थ्योरी कंपाइल की है रिलेटेड टू पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, एमटीपीज एंड आरटीपीज, उस पर डिस्कशन करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे जहां हमारे इंस्टीट्यूट की
मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट उसका डिस्कशन हम डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही करेंगे। रीज़न बीइंग वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको डिफाइन किया हुआ है और उसी में से हम कुछ लाइन अंडरलाइन करा देंगे जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स आप लर्न करके जाओ जो आप रिटेन कर पाओगे और वो वहाँ पे कॉपी कर पाओगे। तो आप बेसिकली वही पॉइंट्स करके जाना, पूरा पूरा मगअप करके जाने की ज़रूरत नहीं है अकाउंट्स की थ्योरी को, सिर्फ समझ करके जाना इज़ सफिशिएंट। आप बहुत आराम से वहाँ पे अपने लैंग्वेज में अपने वे में प्रेजेंट कर सकते हो आंसर को। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इसकी जो PDF है उसकी कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमने प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एज वेल एज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको इसकी PDF की कॉपी मिल जाएगी। और देखो हमने ना इस पूरे PDF को 2 सेशन में डिवाइड किया है। यहाँ देखो हमने लिखा भी है कि थ्योरी क्वेश्चंस फॉर CA फाउंडेशन, पहला जो हमने पार्ट रखा है वो रखा है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर कब से कब तक का है, मई 2018 टू दिसंबर 2020। मई 18 से क्यों, क्योंकि CA फाउंडेशन बेसिकली कब आया 2018 में, एंड उसका फर्स्ट अटेम्प्ट मई 2018 ही पड़ा था। तो मई 2018 से लेकर के टिल दिसंबर 2020 जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। एंड सेकेंड पार्ट हमारा है थ्योरी क्वेश्चंस का फ्रॉम RTPs एंड MTPs। तो फ्रॉम मई 2018 टू दिसंबर 2020 कि जितनी भी RTPs और MTPs इशू हुई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, सबके क्वेश्चंस हमने यहाँ इंक्लूड कर लिए हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो रिपीट किए गए थे मॉक टेस्ट पेपर में, एंड पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं RTP और MTP से, तो वो हमने सब कंपाइल कर लिए हैं यहाँ। बस अब हम लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो हमारे इस शीट में दिए हैं वो प्लस इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है उसके सारे थ्योरी क्वेश्चंस प्रॉपर तरीके से कवर करके जाने हैं, सो दैट एटलीस्ट ये 9 मार्क्स की हमारी श्योरिटी हो। तो चलो हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसकी कवरेज मई 2018 के क्वेश्चन पेपर में एंड नवंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर में की जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार इसकी रिपीटेशन हो चुकी है एग्जाम में। अब देखो प्रोविजन और कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें तो सिंपली हम लोग को पता है कि व्हाट इज प्रोविजन एंड व्हाट इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोविजन मतलब सिंपली क्या होता है, एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी अमाउंट भले ही अनसर्टेन हो बट कहीं ना कहीं आप उसको एस्टिमेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और ये कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे आप इसका एस्टिमेशन करते हो। हमने क्या बोला, 2 चीज़ कि प्रोविजन में 2 चीज़ होती है। पहला कि इसकी अमाउंट भले ही अनसर्टेन हो बट हम इसका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ही रिलायबली, बहुत ही भरोसे के साथ कर सकते हैं, और इसका जो एस्टिमेशन होता है अमाउंट का वो किसके बेसिस पे होता है, जनरली होता है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। जैसे लेट्स से अगर हमने बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो ये क्या है, हमने अपने डेटर को क्रेडिट सेल किया था 10,000। अब ये जो डेटर है ये है A, लास्ट ईयर भी हमने इसको क्रेडिट सेल किया था 15,000 का, और इसने लास्ट ईयर 1500 का पेमेंट नहीं किया था, बैड डेट हो गया था, और बाकी 13,500 का पेमेंट किया था। क्लियर? तब इस साल हम लोग क्या करेंगे कि हमें यहाँ दिख रहा है ना कि 10% का कहीं ना कहीं लॉस हो सकता है, तो इस 10% के बेसिस पे हम करंट ईयर में भी प्रोविजन बनाएंगे 10,000 का, जो कि होगा 1,000। तो बेसिकली ये जो 1,000 है, कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली इतने का लॉस हो, इससे ज़्यादा का भी लॉस हो सकता है, इससे कम का भी लॉस हो सकता है, बट ये हमने किस तरीके से एस्टिमेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। क्लियर? बट इफ़ इन केस हम कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें तो कंटिंजेंट लायबिलिटी सबसे पहले तो एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है। उसके भी पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है, और वो फ्यूचर इवेंट भी अनसर्टेन होता है, मतलब वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और उसके होने या ना होने पे, दैट इज अकरेंस या नॉन अकरेंस पे, ये लायबिलिटी अराइज करती है। क्लियर? तो देखो अब इसकी डेफिनेशन एकदम अच्छे से लर्न कर लेते हैं कि प्रोविजन एक प्रेजेंट लायबिलिटी है, किसकी, अनसर्टेन अमाउंट की, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। प्रोविजन क्या है, आज की लायबिलिटी है
बट इस लाइबिलिटी का अमाउंट हमें एग्जैक्टली नहीं पता, बट अगर हम चाहें तो इस अमाउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं रिलायबली, मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग अ सब्सटैंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। अगर कुछ थोड़ा बहुत एस्टिमेट करें अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे तो हम बहुत ही ईजिली इसकी अमाउंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर? बट अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें तो ये एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब एक ऐसी लायबिलिटी जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट मे और मे नॉट क्रिस्टलाइज डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस और वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। क्लियर? हमने कहा कि प्रोविजन प्रेजेंट लायबिलिटी है और कंटिंजेंट लायबिलिटी बन सकती है। क्लियर? इसके अलावा और इजी लैंग्वेज में हम लर्न करा रहे हैं क्योंकि थ्योरी है, लर्न कराना ज़रूरी है। प्रोविजन मतलब सिंपली एक प्रेजेंट लायबिलिटी अनसर्टेन अमाउंट की जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एस्टिमेशन के बेसिस पे, और कंटिंजेंट लायबिलिटी एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने पे डिपेंड करती है। क्लियर? दूसरा, प्रोविजन जो है वो मीट करता है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्योंकि अभी हमने बताया ना कि हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं थोड़ा सा अपना एस्टिमेशन यूज करके, बट कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम रिकॉग्नाइज नहीं करते। और दूसरा भी देखो, हम बुक्स में भी इसको जगह देते हैं ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बट क्या कंटिंजेंट लायबिलिटी को हम बुक में कहीं पे भी जगह देते हैं? नहीं। इसको हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं बल्कि बैलेंस शीट के फुटनोट में दिखाते हैं, और प्रोविजन को हम कहाँ दिखाते हैं? विद इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट, प्रोविजन कैसे रिकॉग्नाइज्ड होता है? सिंपली एन एंटरप्राइज हैज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स, ये लाइन कट कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। एंड अ रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड ऑफ द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। सिंपली हम इसको क्यों रिकॉग्नाइज करें? इसलिए रिकॉग्नाइज करें क्योंकि ये आज की लायबिलिटी है जो किसी पास्ट इवेंट से अराइज करी है। जैसे हमने बोला, अगर हमने डेटर को क्रेडिट सेल किया है तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे पैसा डूब सकता है। क्लियर? और हम उसकी एस्टिमेशन भी कर सकते हैं। बट अगर हम कंटिंजेंट लायबिलिटी की बात करें तो इट इंक्लूड्स प्रेजेंट ऑब्लिगेशन that do not meet the recognition criteria because either it is not probable that settlement of those obligation will require outflow of economic benefits or the amount cannot be reliably estimated। हम contingent liability को बुक में जगह क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ये लायबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और दूसरा, भले ये लायबिलिटी हो या ना हो, बट क्या हम इसको रिलायबली एस्टिमेट कर सकते हैं? नहीं, हम इसका एस्टिमेशन या कैलकुलेशन नहीं कर सकते। एंड लास्ट पॉइंट, if the management estimates that it is probable that the settlement of an obligation will result in outflow of economic benefits, it recognizes a provision in the balance sheet। मैनेजमेंट अगर ये एस्टिमेट करता है, अगर मैनेजमेंट की ये उम्मीद होती है कि जो सेटलमेंट है ऑफ एन ऑब्लिगेशन उसकी वजह से हमारे पास से पैसा जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउटफ्लो होगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स का, तो उस केस में हम बैलेंस शीट में एज प्रोविजन उसको रजिस्टर कर लेते हैं। बट वैसे यहाँ पे देखो, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट्स दैट इट इज लेस लाइकली दैट एनी इकोनॉमिक बेनिफिट विल आउटफ्लो फ्रॉम द फर्म टू सेटल द ऑब्लिगेशन, इट डिस्क्लोजेस द ऑब्लिगेशन एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब देखो इसमें क्या बोला है कि अगर मैनेजमेंट को ऐसा थोड़ा सा भी 1% भी ये फील हो जाए कि इस ऑब्लिगेशन को या लायबिलिटी को सेटल करने के लिए कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट का आउटफ्लो होगा, तो उस केस में वो उसको एज कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाता है। कहाँ? फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट में। तो बस अगर डिफरेंस पूछेगा बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी 4 मार्क्स में और 5 मार्क्स में, तो यही 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, और बेसिकली फर्स्ट पॉइंट पे ही बाकी सारे पॉइंट्स बेस्ड हैं। क्लियर? चलो अब हम लोग चल रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल कैलकुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि ये भी कई बार रिपीट किया है। नवंबर 2018 के क्वेश्चन पेपर में तो आया ही है, इसके अलावा ये आरटीपी और एमटीपी में भी कवर किया है, जो अभी हम लोग आगे चल करके देखेंगे। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? कुछ लिमिटेशंस जो किसकी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो बेसिकली हम लोग से ये पूछ रहा है ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट जब हम इवैल्यूएट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कई सारी लिमिटेशन जो बिना पढ़े भी हमें याद रह सकती है, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि हम सबको पता है कि हम लोग बुक्स में वो आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट हो सकते हैं।
जो नॉन मॉनेटरी आइटम है क्या वो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर पाते हैं? नहीं। और अगर नॉन मॉनेटरी आइटम आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो तो क्या ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर दे पाएगी? नहीं, वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे पाएगी। तो ये एक तो लिमिटेशन हो गई। इसके अलावा एक ये भी लिमिटेशन है कि बैलेंस शीट में जो भी हम असेट दिखाते हैं वो हमेशा किस पे दिखाते हैं? कॉस्ट प्राइस पे। हम कभी भी उसको रीवैल्यूड प्राइस पे नहीं दिखाते। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन हो रहा है मार्केट में उसको इग्नोर कर रहे हैं। ये भी एक लिमिटेशन है। इसके अलावा एक और चीज़ कि हम कई सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कई बार आपस में खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसे एक है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और एक है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है सिर्फ मटेरियल आइटम आप बुक्स में रिकॉर्ड करो, और फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप 100% डिस्क्लोजर करो बुक्स में, फिर वो भले मटेरियल हो या ना हो। तो ये भी क्या है? लिमिटेशन है। क्लियर? अब चलो जो इंस्टीट्यूट की मैथ में आंसर दिया है वो देख लेते हैं। और ये जो बेसिकली हमने आंसर कॉपी किया है ना, ये वही आंसर्स है जो सजेस्टेड आंसर में दिया हुआ है। क्लियर? देखो इसमें लिखा है लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर एज फॉलोज। सबसे पहले पॉइंट में देखो यही लिखा है कि द फैक्टर्स विच मे बी रेलिवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट्स एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट, बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। अब देखो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो एज एड बनाते हैं पर्टिकुलर डेट पे, और ये डेट कौन सी होती है? प्रेजेंट की, आज की डेट होती है। और उसमें हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो कि पिछले साल की रही हो, दैट इज पास्ट की। बट क्या किसी को भी पास्ट डेट की इंफॉर्मेशन चाहिए? नहीं, सबको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए? फ्यूचर डेट की इंफॉर्मेशन, एंड नॉट ऑन द फ्यूचर डेट। While the users of the accounts are interested in knowing the position of the business in the near future and also in the long run and not for the past date. हर एक यूज़र को क्या चाहिए कि भाई जो आप अकाउंट्स दे रहे हो उसमें बिजनेस की जो पोजीशन है वो नियर फ्यूचर, आने वाले फ्यूचर के हिसाब से बनी हो, ना कि पास्ट डेट के हिसाब से। बट जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं वो तो इसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेट। तो ये भी एक लिमिटेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अकाउंटिंग इग्नोर्स चेंजेस इन सम मनी फैक्टर्स लाइक इन्फ्लेशन। क्योंकि हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते हैं इसीलिए हम सारी चीज़ें एट कॉस्ट प्राइस दिखाते हैं बुक में। नेक्स्ट, देयर आर ओकेजन्स व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कन्फ्लिक्ट ईच अदर। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि भाई बहुत सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है जो आपस में खुद कन्फ्लिक्ट करती हैं। नेक्स्ट, सर्टेन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। अब जैसे इफ इन केस मान लो कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक मशीन है और उसकी यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स। ये जो 5 ईयर्स का अकाउंटिंग एस्टिमेट है ये किसने किया? अकाउंटेंट ने। हो सकता है इसकी जगह कोई और अकाउंटेंट होता तो वो इसको 10 साल भी ले सकता था, 8 साल भी ले सकता था। तो नो डाउट जैसे आप यूजफुल लाइफ ले रहे हो उसके बेसिस पे डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी फ्लक्चुएट करेगी। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्योंकि अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंटिंग एस्टिमेट्स होगा, इसके लिए भी कोई बेस तो है नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है किसका? अकाउंट्स का। एंड लास्ट पॉइंट है डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सेम आइटम एड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशंस। अब जैसे अगर हम लोग इन्वेंट्री के कैलकुलेशन के लिए बात करें तो लीफो भी मेथड है, फीफो भी मेथड है। अब कोई इंडस्ट्री लीफो यूज़ करेगा, कोई इंडस्ट्री फीफो यूज़ करेगा, तो यहाँ होगा क्या कि जो हमारा नेट प्रॉफिट है अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करेगा। तो ये कह रहा है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज होना भी कहीं ना कहीं एक बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि उसकी वजह से दो लोगों की बुक कभी भी इक्वली ड्रॉ नहीं कर पाएंगे या इक्वली वो ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है फर्स्ट ने लीफो फॉलो किया हो, सेकेंड ने फीफो फॉलो किया हो। क्लियर? तो यहाँ ओवरऑल 6 पॉइंट दिए थे लिमिटेशन के, और एग्जाम में अगर 4 मार्क्स का पूछेगा तो आप सिर्फ 4 पॉइंट से लिख के आना, और अगर 5 मार्क्स का पूछेगा तो 5 पॉइंट्स, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही ईजिली हम लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अपने तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बस कुछ मेन पॉइंट याद रखना, जैसे कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स को हम बुक्स में जगह नहीं देते। इसके अलावा बैलेंस शीट जो बनती है वो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेट बनती है, ना कि नियर फ्यूचर के बेसिस पे। हम लोग अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन इग्नोर करते हैं।
बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कंप्लीटली डिपेंड करती हैं अकाउंटेंट के बेसिस पे या अकाउंटेंट के जजमेंट पे। एंड जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं बहुत सारी हैं, अलग अलग हैं, और कोई बेस नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर सकती है अपनी बुक्स की प्रिपरेशन के लिए। तो उस केस में नो डाउट जो वैल्यूएशन होगा नेट प्रॉफिट का वो डिफरेंट होगा। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट। ये 4 मार्क्स का आ चुका है मई 2019 पेपर में। अब देखो जितने भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, वो सारे के सारे अब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम इससे कवरेज होती है और इसमें से मैक्सिमम की कवरेज हमने की हुई है। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। हर एक इंडिविजुअल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग अजम्पशन पे हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है, तो वहाँ से वो क्लास अब ज़रूर कवर कर लेना। मैक्सिमम आपको हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए 8 to 9 मिनट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो एक बार अच्छे से क्लास अगर आप कर लेते हो तो बहुत ही ईजिली आप एग्जाम में आंसर कर पाओगे। तो देखो अगर हमसे पूछा है क्वेश्चन में गोइंग कंसर्न और कॉस्ट कंसेप्ट, यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों ही टॉपिक पे हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप वहाँ से वो बहुत ही ईजिली समझ लेना। बाकी ये जो आंसर है ये इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर के अकॉर्डिंग है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम यही आंसर लिख करके आए। हम बहुत ही ईजिली इसको अपने वे में भी प्रेजेंट करके आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। अब देखो ये नवंबर 2019 का क्वेश्चन है और ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 5 मार्क्स का, इसका मतलब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नहीं रहा होगा, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6 में से किसी का पार्ट रहा होगा। जैसा हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था कि वहाँ एक थ्योरी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। अब सिंपली देखो, पहले अगर हम लोग समझ लें कि व्हाट इज पीरियोडिक एंड व्हाट इज परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, सिंपली हम उसको डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। पीरियोडिक मतलब क्या होता है? जब हम लोग बात करें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की, तो हम लोग सिंपली बात करें स्टॉक ऑडिट की। अब पूछोगे कि मैम स्टॉक ऑडिट क्या होता है? तो स्टॉक ऑडिट मतलब होता है कि जब हम लोग गोडाउन में जाके या पर्टिकुलर फर्म में जाके, पर्टिकुलर कंपनी में जाके, वहाँ फिजिकली उनकी इन्वेंट्री को काउंट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। सिंपली हम उनके गोडाउन में गए या उनके स्टोर में गए और वहाँ ये काउंट कर लिया कि उनके पास टोटल इन्वेंट्री कितनी है। तो ये मेथड जहाँ हम लोग फिजिकली जा करके काउंट करते हैं वो है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। और परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मतलब जहाँ हम कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे, बेसिकली सिस्टम पे पूरा स्टॉक का लेजर मेंटेन करके रखते हैं। हम लोग देखे हैं ना कि ये जो हम लोग स्टॉक लेजर बनाते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर लिखते हैं रिसीट कि कितना हमारे पास स्टॉक आया, फिर कितना उसमें से इशू कर दिया और कितना बैलेंस बचा है। इसमें हम लिखते हैं क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। तो ये बेसिकली क्या है? ये हम अपने पास मेंटेन करते हैं। अब खुद सोचो, इसको मेंटेन करने के लिए आपको एक पर्सन को अपॉइंट करना होगा और वो पर्सन पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा इस शीट को बनाने में, जिसको बेसिकली हम लोग स्टॉक लेजर भी बोलते हैं। क्लियर? तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, डे टू डे वाइज रिकॉर्ड करके रखते हैं अपनी इन्वेंट्रीज का। पर अगर पीरियोडिक की बात करें तो पीरियोडिक में ऐसा नहीं होता। पीरियोडिक में बेसिकली हम लोग फिजिकली वहाँ जा करके इन्वेंट्रीज को काउंट करके आते हैं। क्लियर? तो देखो, अब अगर डिस्टिंग्विश पूछा है तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम की बात करें तो दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन, एंड परपेचुअल की बात करें तो ये कम्प्लीटली बुक्स के रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। अब हम खुद गए इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करके आए तो हमें ये पता चलेगा कि अच्छा अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है। ठीक, ओपनिंग स्टॉक सबको पता होता है, परचेजेस सबको पता होता है, तो इसके बेसिस पे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, COGS। ओपनिंग स्टॉक गिवन होगा, परचेजेस होगा और क्लोजिंग स्टॉक तो हमने खुद कैलकुलेट किया, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे, COGS। जो देखो इस पॉइंट पे लिखा कि दिस सिस्टम प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेंट्री एंड COGS एट अ पर्टिकुलर डेट। पर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन, दैट इज बैलेंस की इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूसली हर एक दिन की होती है।
पीरियोडिक में क्या होता है कि आप जिस दिन गए हो काउंट करने के लिए उस दिन आपको क्लोजिंग स्टॉक पता चला, दैट इज एट अ पर्टिकुलर डेट, और उस क्लोजिंग स्टॉक के बेसिस पे आपने COGS निकाला, वो भी उस पर्टिकुलर डेट का। पर परपेचुअल में क्या होता है, क्योंकि आप प्रॉपर बुक्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, तो उस केस में आपके पास एक कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन होती है कि आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना है। क्लियर? नेक्स्ट, दिस सिस्टम डिटरमाइंस इन्वेंट्री एंड टेक्स COGS एज रेसिडुअल फिगर। बट इस केस में क्या होता है कि डायरेक्टली डिटरमाइंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कंप्यूट्स इन्वेंट्री एज बैलेंसिंग फिगर। पीरियोडिक की बात करो तो इसमें हमने बताया ना कि हम क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं और उसके बेसिस पे हम COGS निकालते हैं। तो बेसिकली COGS क्या है? बैलेंसिंग फिगर। बट अगर हम लोग बात करें परपीचुअल की, तो परपीचुअल में क्या होता है कि ये डायरेक्टली COGS कैलकुलेट कर लेता है, क्योंकि इसके पास रिसीट की भी इंफॉर्मेशन है, इशू की भी इंफॉर्मेशन है, और जो बैलेंस आता है उसको हम लोग क्या लेते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इसमें इन्वेंट्री के बेसिस पे COGS बैलेंसिंग फिगर निकलता है और इसमें क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर निकलता है। सिंपली हम लोग समझ भी पा रहे हैं क्योंकि अभी जब हमने ऊपर बताया था तो हमने लास्ट में बैलेंस ही कैलकुलेट किया था। तो ये बैलेंस किसके बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट्स एंड इशूज। Next, COGS includes loss of goods as goods not in inventory are assumed to be sold. अब लेट्स से हमारी उम्मीद से 1000 यूनिट्स होना चाहिए था और जब हमने फिजिकली काउंट किया तो वो सिर्फ 990 यूनिट्स है। तो हम क्या मानते हैं कि ये जो 10 यूनिट है, फिलहाल के लिए ये मानते हैं एज पर बुक्स, अपनी इंफॉर्मेशन को मैच कराने के लिए हम ये मानते हैं कि हमने जितना काउंट किया है उतना ही है और बाकी जो बैलेंस है वो क्या हुआ? लॉस हुआ। फिर से ये पॉइंट समझो, हम कह रहे हैं अगर मान लो बुक्स में रिकॉर्ड था 1000 यूनिट का, अब आज की डेट पे हम फिजिकली काउंट किए तो सिर्फ 990 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक शो हो रही है। तो हम क्या मानेंगे? अपनी बुक्स के बराबर लाने के लिए हम ये मानेंगे कि 10 यूनिट का लॉस हो गया। क्लियर? और यहाँ क्या है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस ऑफ गुड्स एज ऑल अनसोल्ड गुड्स आर अज्यूम्ड टू बी इन इन्वेंट्री। यही होता है क्योंकि सिंपली यहाँ पे क्या है, जो बैलेंस निकलेगा उसी में तो लॉस को एडजस्ट किया जाएगा। पीरियोडिक में बैलेंस क्या था? COGS, तो उसी में लॉस इंक्लूड होगा, और परपीचुअल में क्या था? क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें लॉस इंक्लूड होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इस मेथड में देखो इन्वेंट्री कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं क्योंकि आप एक पर्टिकुलर डेट पे काउंटिंग कर रहे हो, बट अगर आपने प्रॉपर तरीके से बुक्स मेंटेन की है तो उस केस में आप इन्वेंट्री कंट्रोल चेक लगा सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम लोग फिजिकली जाके काउंट करें तो वो सिंपल और लेस एक्सपेंसिव है, बट अगर हम प्रॉपर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो नो डाउट ये कॉस्टलियर मेथड है। रीज़न बीइंग आपको किसी एक पर्सन को अपॉइंट करना होगा जो वो बुक्स मेंटेन करे और पूरी तरीके से वो डेडिकेटेड होगा किसके लिए? स्टॉक मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट, पीरियोडिक सिस्टम रिक्वायर्स क्लोजर ऑफ बिजनेस फॉर काउंटिंग ऑफ इन्वेंट्री। ये होता है कि जब हम स्टॉक ऑडिट के लिए भी जाते हैं तो 1 अप्रैल को काम बंद करना पड़ता है। क्यों काम बंद करना पड़ता है? क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री कैलकुलेट करते टाइम इशू भी कर रहे हो, रिसीट भी कर रहे हो, तो कभी भी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा। तो यही कह रहा है कि अगर फिजिकल काउंट करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या करना होता है? हमें अपने बिजनेस को बंद रखना होता है। बट अगर हम प्रॉपर बुक्स मेंटेन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि हमें अपने बिजनेस ऑपरेशन को क्लोज नहीं करना होता या अपने बिजनेस को एक भी दिन के लिए बंद नहीं रखना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे अपनी बुक्स मेंटेन करें। क्लियर? तो यहाँ पे देखो 7 डिफरेंस हमने दिया, और अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया तो हम एग्जाम में सिर्फ कितने मार्क्स एक्सप्लेन करेंगे? 5 मार्क्स। उससे ज़्यादा आपको वहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। बट देखो जब हम लोग थ्योरी लिखते हैं तो सिंपली उसका प्रेजेंटेशन कैसे करोगे कि जैसे यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन है, यहाँ बुक रिकॉर्ड्स है, तो अगर इस तरीके से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दें तो फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो लिखा है व्हाट सर्विसेज कैन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोवाइड टू द सोसाइटी। ये दिसंबर 2020 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली जो पेपर बना था 4 मार्क्स का है। तो सिंपली हमारे इंस्टीट्यूट की मैट का ही क्वेश्चन है। और अगर हम लोग CA की बात करें तो CA का सोसाइटी में बहुत सारा वर्क होता है, जैसे ऑडिट का होता है, कंसल्टेंसी सर्विस का होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का होता है, टैक्सेशन मैटर पे वो बहुत सारी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कंपनी से रिलेटेड बहुत सारे मैटर्स में उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं कहाँ आपको अपना पैसा लगाना है, दैट इज एज फाइनेंशियल एडवाइजरी। तो देखो हमने यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो इंस्टीट्यूट की मैट में ही दिया था। The practice of accountancy has crossed its usual domain of preparation of financial statement, interpretation of such statements and audit thereof. Accountants are presently taking active role in company laws and other corporate
Legislation matters, in taxation laws matters, both direct and indirect and in general management problem. अब जैसे अगर टैक्सेशन लॉ की बात करें तो वो डायरेक्ट टैक्स में भी है, दैट इज इनकम टैक्स, एंड इनडायरेक्ट में भी है, दैट इज जीएसटी. तो बेसिकली पहले हम लोग अकाउंटेंसी के काम को सिर्फ ये समझते थे कि हाँ बुक्स बना दिया, ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बना दिया, उसके बारे में इंटरप्रिटेशन कर दिया, ऑडिट कर दिया, हो गया. पर अब अगर सीए की बात करें तो सीए हर एक फील्ड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं. आइदर वो कंपनी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो, या कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करनी हो रिलेटेड टू फाइनेंस. एंड अगर हमें इसको और फर्दर एक्सप्लेन करना है तो आप पैराग्राफ 1.12 देखो, किसका, अपने इंस्टीट्यूट की मटेरियल का. वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं. तब 4 मार्क्स में आप सब तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट आप सबकी हेडिंग लिख करके आ सकते हो. क्लियर. एंड ये देखो हमारे एग्जाम का लास्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में ही आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. डिस्कस द फैक्टर्स टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. अब देखो अगर डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहला तो कॉस्ट ऑफ असेट चाहिए, फिर उसकी यूजफुल लाइफ चाहिए, अगर कोई रेसिडुअल वैल्यू है दैट इज स्क्रैप वैल्यू तो वो भी चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यही 3 फिगर रेलेवेंट है. कॉस्ट ऑफ असेट, नो डाउट जिस कॉस्ट पे आप परचेज करके लाए होगे अपने असेट को, ये तो वहाँ से हम लोग ले लेंगे, दैट इज़ ये एक्चुअल फिगर होगी. बट अगर हम लोग बात करें यूजफुल लाइफ की एंड रेसिडुअल वैल्यू दैट इज स्क्रैप वैल्यू की, तो ये दोनों अकाउंटिंग एस्टीमेट्स होते हैं जो कि बेसिकली एस्टीमेट किया जाता है. और ये एस्टिमेशन कौन करता है, अकाउंटेंट. अकाउंटेंट बताता है कि यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स भी हो सकती है, 5 ईयर्स भी हो सकती है, 6 ईयर्स भी. वो बेसिकली अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करता है. एज वेल एज स्क्रैप वैल्यू भी उसकी एस्टिमेशन पे होती है कि 5 साल बाद इस असेट से हमें कितनी वैल्यू मिल सकती है. ये एस्टिमेशन भी कौन करता है, अकाउंटेंट. तो बेसिकली हम ये बता रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट नहीं होती, ये दोनों वैल्यू ही अकाउंटिंग एस्टिमेट होती है. क्लियर. आंसर में दिया द फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन आर एज कॉस्ट ऑफ असेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट. स्क्रैप वैल्यू मतलब क्या, कि जब आप 5 साल बाद उसी एसेट को मार्केट में बेचोगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा. तो बट ऑब्वियस ये रिटर्न कब आएगा, यूजफुल लाइफ के एंड पे, है ना. जैसे अगर 5 साल है तो 5 ईयर के एंड पे उस असेट से हमें पैसा कितना मिलेगा. क्लियर. तो ये सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं. अब आप लोग बोलोगे मैम ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और हम ये 2 लाइन लिख करके आएंगे तो क्या हमें पूरा मार्क्स मिलेगा. हाँ, क्योंकि ये आंसर आपकी इंस्टीट्यूट की मटेरियल में गिवन है. एंड मैक्सिमम क्वेश्चन जो आप देखोगे ना, जो पास्ट ईयर एग्जाम में कवर किया है, आरटीपी में कवर किया है, एमटीपी में कवर किया है, वो सब आपके इंस्टीट्यूट की मटेरियल के ही क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर एंड में दिए होते हैं. अब देखो यहाँ जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आरटीपीज एंड एमटीपीज से कवर किए गए हैं, और ये भी मई 2018 से लेकर के टिल 2020 तक इंस्टीट्यूट ने जो भी आरटीपी और एमटीपी इशू किए हैं सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं. देखो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन अकाउंटिंग पॉलिसीज इन ब्रीफ, आइडेंटिफाई फ्यू एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड. अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज. अगर हम अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करें तो बेसिकली किसको रिफर करता है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स. मतलब अकाउंटिंग पॉलिसीज का क्या मतलब है, स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और हम उनको किस तरीके से अप्लाई करते हैं, एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड बाय द एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब सिंपली क्या चीज़ बोला है, कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और उनको अप्लाई करने का मेथड जो अलग अलग एंटरप्राइज अडॉप्ट करती है सो दैट वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कर सके. देखो सिंपली अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्यों यूज होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन के लिए. क्लियर, पहली चीज़. दूसरी चीज़, व्हाट इज अकाउंटिंग पॉलिसीज. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज मतलब 2 चीज़ याद रखना, पहला ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है और दूसरा इसको अप्लाई करने का तरीका, कैसे एंटरप्राइज इसको अप्लाई करे अपने ऑर्गेनाइजेशन में सो दैट वो अपनी बुक्स का प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन कर पाए. क्लियर. आगे लिखा है, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन वेरियस अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. There is no single list of accounting policies which are applicable to all enterprises in all circumstances.
Enterprises operate in diverse and complex environmental situations, and so they have to adopt various policies. The choice of a specific accounting policy appropriate to the specific circumstances in which the enterprise is operating calls for considerate judgment by the management. Different accounting policies are frequently encountered in the areas like valuation of inventory, investment, etc. अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया था कि इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए कोई फीफो फॉलो करता है तो कोई लीफो फॉलो करता है। तो बेसिकली अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं और कहीं पे भी ये नहीं बताया है कि हर एक सरकमस्टेंसेस के लिए कौन सी अकाउंटिंग प्रिंसिपल या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो होगी। कोई एक सिंगल लिस्ट तो है नहीं इस चीज़ की। सिंपली क्यों नहीं है ये भी समझो, क्योंकि जो भी इंटरप्राइजेज या जो भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहे हैं वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स है या डायनामिक है, जहाँ पे डे टू डे चेंजेस आता है। तो वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही सिलेक्शन करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का। इसीलिए कोई भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी आपको फॉलो करनी होती है। क्लियर? तो अकाउंटिंग पॉलिसी की डेफिनेशन होपफुली सबको लर्न हो गई होगी कि अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब दो चीज़, एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल और दूसरा उसको अप्लाई करने का मेथड, सो दैट एंटरप्राइजेस अपनी बुक्स को प्रॉपर प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कर पाए। नेक्स्ट, अब देखो अगेन ये वाला क्वेश्चन रिपीट किया है। डिस्कस द लिमिटेशंस विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आरटीपी मई 2019 में भी इंक्लूडेड है और ऊपर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने क्वेश्चन 2 में डिस्कस किया है, जहां नवंबर 2018 के पेपर में यही सेम क्वेश्चन आया था और फिर बाद में मई 2019 की आरटीपी में इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया गया। यहाँ पे वापस से आंसर मेंशन किया तो इसको कट कर दो, एक बार ऊपर से पढ़ लिया, वही सारे पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नोटिंग चार्जेस, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड ओवरराइडिंग कमीशन। बेसिकली ये चारों क्वेश्चन आरटीपी में दिया है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन में इतने सारे थ्योरी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। क्लियर? तो ये आरटीपी के क्वेश्चंस हैं मई 2019 के। हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे और जो आरटीपी के अकॉर्डिंग आंसर है उसको भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब देखो सबसे पहले बोला है कि व्हाट इज नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस क्या होता है कि लेट्स से ए एंड बी दो पार्टी है, ए सेलर है एंड बी बायर है। ए ने गुड सेल किया बी को, बट ये सेल जो है ये क्रेडिट पे हुई, दैट इज उधार पे। ए ने एक बिल ड्रॉ किया जिसको एक्सेप्ट कर लिया बी ने। तो बेसिकली क्या है ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक, अब ए के पास बिल है दैट इज बिल रिसीवेबल और बी को बिल का पेमेंट करना है दैट इज बिल्स पेबल। अगर ए को ये डाउट होता है कि ये बिल क्लियर नहीं होगा और ये डिसऑनर हो जाएगा ऑन ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट, तो उस केस में ये जो पर्सन है दैट इज ड्रॉवर और सेलर, वो बेसिकली क्या करता है कि इस बिल को हैंड ओवर कर देता है टू नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक बेसिकली कौन है? पब्लिक ऑफिशियल। और उनसे कहता है कि कहीं ना कहीं हमें डाउट है कि ये बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो नोटरी पब्लिक का काम क्या है कि वो इस बिल को मैच्योरिटी डेट पे प्रेजेंट करता है और अगर उस नोटरी पब्लिक को दैट इज पब्लिक ऑफिशियल को, जिनका नाम है नोटरी पब्लिक, अगर उनको पैसा रिसीव होता है तो वो पूरा का पूरा पैसा क्या करते हैं? हैंड ओवर कर देते हैं टू ड्रॉवर। और इफ़ इन केस मान लो डिसऑनर हो गया वो बिल, मतलब एक्चुअल में उसके अगेंस्ट पैसा नहीं मिला, तो उस केस में नोटरी पब्लिक क्या करता है कि वो बिल हैंड ओवर कर देता है टू ड्रॉवर और यहाँ पे वो एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करता है जिसको हम कहते हैं नोटिंग चार्जेस। फिर से एक बार हम तुम लोग को यहाँ पे कौन से बता रहे हैं कि जो ड्रॉवर होता है जिसके पास बिल होता है उसको कई बार ये डाउट होता है कि इस बिल के अगेंस्ट पैसे नहीं मिलेंगे और ये बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो ड्रॉवर क्या करता है? सीधे सीधे एक पब्लिक ऑफिशियल दैट इज नोटरी पब्लिक को वो बिल हैंड ओवर कर देता है। अब नोटरी पब्लिक बेसिकली क्या करता है कि उस बिल को प्रेजेंट करता है डेट ऑफ पेमेंट वाले दिन, और अगर उसके बदले पैसे मिले तो वो पैसे वो किसको दे देगा? ड्रॉवर को। अगर पैसे नहीं मिले तो वो बिल किसको दे देगा? ड्रॉवर को। बट साथ ही साथ वो एक नॉमिनल सी फीस चार्ज करते हैं जिसको हम लोग नाम देते हैं नोटिंग चार्जेस का। क्लियर? अब क्या नोटिंग चार्जेस ड्रॉवर पे करेगा? हाँ, एक बार तो ड्रॉवर पे करेगा किसको? नोटरी पब्लिक को, पर बाद में ड्रॉवर किससे रिकवर कर लेगा? ड्रॉवी से। क्लियर?
एट द एंड वो उसकी रिकवरी कर लेगा किससे, ड्रॉवी से। अब देखो यही चीज़ यहाँ लिखा भी हुआ है, लिखा है नोटिंग चार्जेस, इट इज़ नेसेसरी दैट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर एंड द कॉजेज ऑफ डिसऑनर शुड बी established. If there is a fear of dishonor, the bill will be given to the public official known as notary public. This officials present the bill of payment, and if the money is received, they will hand over the money to the original party. But if the bill is dishonored, they will note the fact of dishonor and the reasons given and give the bill back to their client. देखो इसमें क्या बोला है, कह रहा है कि अगर डिसऑनर हुआ, ठीक है, तो उस केस में वो क्या करेंगे, अगर बिल डिसऑनर हुआ तो वो जो फैक्ट ऑफ डिसऑनर है उसका नोट और उसका रीज़न कि क्यों बिल डिसऑनर हुआ है। कई बार बिल डिसऑनर होता है क्योंकि उसमें प्रॉपर साइन नहीं होता है, प्रॉपर आपने अपना नेम नहीं लिखा है, प्रॉपर डेटेड नहीं होती है, तो वो रीज़न वो मेंशन कर देते हैं और साथ ही साथ बिल किसको वापस कर देते हैं, क्लाइंट को, दैट इज ड्रॉवर को। क्लियर। आगे लिखा है फॉर दिस सर्विस दे चार्ज ए स्मॉल फीस, दिस फीस इज नोन एज नोटिंग चार्जेस। द अमाउंट ऑफ नोटिंग चार्जेस इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर। जिसकी वजह से डिसऑनर हुआ है, बेसिकली वो पार्टी कौन होती है, ड्रॉवी। उसी की वजह से हम लोग मानते हैं कि डिसऑनर हुआ है और एट द एंड उससे ड्रॉवर पैसा रिकवर कर पाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो पूछा है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस तो सिंपल पॉइंट है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सिर्फ ये बताता है कि आप जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बुक्स का प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन करते हो तो क्या क्या अजम्पशन लेके चलते हो। बेसिकली अगर हम लोग अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स में 3 ही अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल कंसेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। सिंपली हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि वो इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, एंड क्योंकि हम ये मानते हैं कि वो इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा इसीलिए हम ट्रेडिंग पीएल अलग बनाते हैं और बैलेंस शीट अलग। अगर मान लो हमें डाउट हो, अगर हम श्योर ना हो, हमें ये लगे कि सिर्फ एक ही साल हमारा बिजनेस रन होने वाला है, तो क्या हमें बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट है, नहीं। बैलेंस शीट में हम वो आइटम दिखाते हैं जिसका फायदा हमें 1 साल से ज़्यादा के लिए मिले। अक्रूवल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर करंट ईयर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस और इनकम है, फिर भले वो रिसीव हुई हो या ना हुई हो, वो आप बुक्स में रिकॉर्ड करो सो दैट आपको करेक्ट नेट प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चल सके। एंड कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि अगर हमने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए लीफो फॉलो किया तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उसी मेथड को लेकर के कंसिस्टेंट रहें जब तक उसमें चेंजेस की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। क्लियर। और ये सारे अजम्पशंस एक्सप्लेन किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है डिस्क्लोजर्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। देखो वही चीज़ यहाँ लिखी है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे आर यूजुअली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड बिकॉज देयर एक्सेप्टेंस एंड यूज आर अज्यूम्ड। क्या बता रहे हैं, दे आर यूजली नॉट स्पेसिफिकली स्टेटेड, मतलब इनके बारे में कहीं हमें मेंशन करना नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ये मान लिया गया है कि उनकी एक्सेप्टेंस हो चुकी है और उनका यूज़ हर जगह होगा ही होगा। अब सिंपली देखो ना, अगर हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो नो डाउट वहाँ पे गोइंग कंसर्न तो हमेशा होता है कि हमारा बिजनेस इन्फिनाइट ईयर्स तक चलेगा, है ना। आगे लिखा है कि डिस्क्लोजर इज नेसेसरी इफ दे आर नॉट फॉलोड। अगर मान लो हमने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया और हमारा मोटिव है कि हम इसको सिर्फ 2 साल तक चलाएंगे, तब हमें ये मेंशन करना पड़ता है कि हम ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन दैट इज गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर। बट अदरवाइज आपको कहीं पे भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये अजम्पशंस फॉलो करो, रीज़न बीइंग कि ये एक्सेप्ट किया जा चुका है कि हर एक बिजनेस में ये अजम्पशंस फॉलो हो रहे होंगे। तो सिंपली जब आप फॉलो नहीं करोगे तो आप इसका डिस्क्लोजर करोगे। द ICAI issued Accounting Standard 1 Disclosure of Accounting Policies according to which the following being generally accepted as fundamental accounting assumptions. First is going concern, second is consistency and third is accrual concept. अब देखो इन तीनों पे भी हमने ऑलरेडी क्लास अलग से ड्राफ्ट की हुई है, तो वहाँ से ये तीनों पॉइंट्स पहले क्लियर कर लेना, फिर आराम से यहाँ आप अपने वे में आप इसको प्रेजेंट कर पाओगे। तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ये तीनों टॉपिक भी आप वहाँ से क्लियर कर लेना। क्लियर। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन बोले तो हम लोग को क्या लिखना है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस बेसिकली यूज होते हैं प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, और ये माना जाता है कि हर बिजनेस में अप्लाई होंगे। बट अगर किसी बिजनेस में अप्लाई नहीं हो रहेंगे तो आप इसका अलग से डिस्क्लोजर दे देना। कहाँ डिस्क्लोजर दोगे, AS1 में। क्लियर। और एज पर AS1 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन कितने हैं, 3, गोइंग कंसर्न है, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल है। तो बहुत ही ईजिली साथ ही साथ लर्न भी होता जा रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको थ्योरी पढ़नी भी नहीं है
और बहुत टफ भी नहीं है, कहीं ना कहीं ये सब हम लोग सारे पॉइंट्स पहले से जानते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो रिटायरमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी सिंपल है। रिटायरमेंट मतलब क्या होता है कि लेट्स से अभी हमने एग्जांपल दिया था ना ऊपर ए और बी का, ए के पास बिल है बिल्स रिसीवेबल और बी को बिल पे करना है बिल्स पेबल, बट ये बिल आफ्टर 3 मंथ्स पेमेंट होना है। अब बी के पास आफ्टर 2 मंथ्स कुछ आइडियल फंड है, तो वो क्या सोचेगा कि चलो अभी भले 1 महीना बचा है बट स्टिल हम उसके पहले इसको पेमेंट क्लियर कर देते हैं, मतलब ये बिल का पेमेंट कितने टाइम में होना है 3 मंथ्स में। पर क्योंकि बी के पास आइडियल फंड है तो वो क्या करेगा आफ्टर 2 मंथ इसका पेमेंट कर देगा। अच्छा, अब सबसे पहले बी को ए की परमिशन लेनी होगी कि जो पैसा हम आपको और 1 महीने बाद देने वाले थे क्या वो हम आज आपको पे कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ड्रॉवर है, कई बार जो बिल है वो पेई के पास भी होता है, तो अगर ड्रॉवर और पेई जिसके पास बिल है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है बिफोर ड्यू डेट आप पेमेंट कर सकते हो, तो बी क्या करेगा इस बिल का पेमेंट कर देगा। बट अब क्योंकि बी इस बिल का पेमेंट 1 महीने पहले कर रहा है तो बी को भी तो कुछ फायदा चाहिए, तो नो डाउट यहाँ ए और बी के बीच में ये बात होती है कि अगर ये बिल 50,000 का है तो बी बोलेगा कि हम पूरा 50,000 ना पे करके आपको 49,500 का पेमेंट करेंगे। क्लियर? और ए इस पे एक्सेप्ट भी करेगा, रीजन भी उसको पैसा 1 महीने पहले मिल रहा है। तो यहाँ पे जो बी है उसका फायदा होता है, दैट इज ड्रॉवी का फायदा होता है किसमें, बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करने के। अब आप इस फायदे को डिस्काउंट कह सकते हो, इंटरेस्ट कह सकते हो, रिबेट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, बस इतना याद रखना कि ड्रॉई के लिए ये फायदा है और ड्रॉवर के लिए ये क्या है, नुकसान है, लॉस है। अब देखो क्या लिखा है, sometimes the acceptor of a bill of exchange has spare funds, that is ideal funds, much before the maturity date of the bill of exchange accepted by him. He may therefore desire to pay the bill before the due date. In such a circumstance, the acceptor shall ask the payee or the holder of the bill to accept cash before the maturity date. If the payee agrees, the acceptor may be allowed a rebate or discount on such early payment. This rebate is generally the interest at an agreed rate for the period between the date of payment and the date of maturity. यही था, डेट ऑफ पेमेंट क्या थी आफ्टर 2 मंथ्स, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या थी आफ्टर 3 मंथ्स, तो इसके बीच में जो गैप है दैट इज 1 महीने का इंटरेस्ट, डिस्काउंट या रिबेट किसको मिलेगा, ड्रॉई को मिलेगा। द इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बिकम्स द इनकम ऑफ द एक्सेप्टर एंड एक्सपेंस ऑफ द पेई। अब देखो एक्सेप्टर क्यों लिखा है, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉवर होता है वो बिल ड्रॉ करता है और जो ड्रॉई होता है वो बिल एक्सेप्ट करता है। क्लियर? तो एक्सेप्टर के लिए क्या है, ये फायदा है, बट एक्सपेंस है, खर्चा है किसके लिए, पेई के लिए। इट इज़ अ कंसिडरेशन फॉर प्री मैच्योर पेमेंट, क्योंकि आप पहले पेमेंट कर दे रहे हो, सिर्फ उसके लिए आपको एक कंसिडरेशन दिया जा रहा है। When a bill is paid before due date, it is said to be retired under rebate. अगर आप ड्यू डेट के पहले ही पेमेंट क्लियर कर दे रहे हो तो हम इसको क्या कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और रिटायर्ड अंडर रिबेट। रिबेट ही यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, इंटरेस्ट और डिस्काउंट। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट पूछा है ओवर राइडिंग कमीशन। तो देखो ओवर राइडिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कंसाइनमेंट में था। कंसाइनमेंट में होता क्या है, 2 पार्टी होती है ए और बी, ये कंसाइनर है, ये कंसाइनी है, ये अपना गुड्स सेंड करता है कंसाइनी को और कंसाइनी क्या करता है, उन गुड्स को सेल करता है मार्केट में किसके बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे। क्लियर? अब देखो ए और बी अगर 2 पार्टी है, भाई गुड्स तो इसका है, इसको तो सेल कराना है, बट इसका इसमें क्या फ़ायदा है, बेसिकली ये जो एजेंट है या कह सकते हैं कंसाइनी है, इसको इसके काम के बदले क्या दिया जाता है, कमीशन। क्लियर? और कमीशन भी ना अगर देखा जाए तो 3 तरीके का हो सकता है। पहला होता है ऑर्डिनरी कमीशन, दूसरा होता है डेल क्रेडिटर कमीशन और तीसरा होता है ओवर राइडिंग कमीशन, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। पर क्योंकि हम सारा का सारा पॉइंट समझा दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट एग्जाम में पूछ सकता है। ऑर्डिनरी कमीशन तो देखो आप सबको देते हो, इन जनरल जो आपने नॉर्मल सेल की है, मतलब जो कंसाइनी ने नॉर्मल सेल की है उस पे हम उसका कुछ परसेंट फिक्स रखते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्डिनरी कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन कब देते हैं, जब हम उनको कहते हैं कि आप उधार पे भी गुड्स बेचो, तो नो डाउट कंसाइनी को पता होता है कि अगर वो उधार पे गुड्स बेचेगा तो उसका बैड डेट भी होगा, मतलब कुछ पैसा डूबेगा भी, तो सिर्फ उस बैड डेट की रिकवरी के लिए कंसाइनर क्या पे करता है, डेल क्रेडिटर कमीशन। और ओवर राइडिंग कमीशन हम कब पे करते हैं, ओवर राइडिंग कमीशन हम नॉर्मल या ऑर्डिनरी कमीशन के एडिशन में पे करते हैं।
याद रखना, ओवर राइडिंग कमीशन हमेशा ऑर्डिनरी कमीशन के एडिशन में पे किया जाता है, मतलब ऑर्डिनरी कमीशन तो दोगे और साथ ही साथ स्पेशल कमीशन दोगे इन द फॉर्म ऑफ ओवर राइडिंग कमीशन। बेसिकली ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाता है क्योंकि आपको ये बोला जाता है कि आप अगर इन्वॉइस प्राइस के ऊपर, दैट इज अबव इन्वॉइस प्राइस सेल करो, तो उस केस में आपकी वजह से कंसाइनर को जितने का फ़ायदा हुआ है उस पर वो आपको स्पेशल कमीशन पे करेगा, और इस स्पेशल कमीशन को हम क्या कह रहे हैं, ओवर राइडिंग कमीशन। कई बार कंसाइनर को अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होता है या मार्केट में सेल कराना होता है, तो उसके लिए भी कंसाइनी को ओवर राइडिंग कमीशन दिया जाता है। क्लियर? तो देखो यही चीज़ लिखा है, इन द केस ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट्स द कंसाइनर pays a commission to the consignee in consideration of services rendered by the latter for selling the goods consigned। क्योंकि कंसाइनी गुड्स बेच रहा है तो उसको इस काम के लिए क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है। दिस कमीशन मे बी आइदर नॉर्मल कमीशन और स्पेशल कमीशन। अगेन द स्पेशल कमीशन मे बी डेल क्रेडिटर कमीशन और ओवर राइडिंग कमीशन। अब देखो यहाँ पे बता रहे कि ओवर राइडिंग कमीशन क्या है, इज एन एक्स्ट्रा कमीशन अलाउड टू द कंसाइनी इन एडिशन टू द नॉर्मल कमीशन। सच एडिशनल कमीशन इज जनरली अलाउड। किस किस पर्पस के लिए एडिशनल कमीशन दिया जाता है, देखो लिखा है, टू प्रोवाइड एडिशनल इंसेंटिव टू द कंसाइनी फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एंड क्रिएटिंग अ मार्केट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। अगर किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए मार्केट क्रिएट करना है या उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है तो हम कह देते हैं कि ठीक है हम आपको स्पेशल कमीशन देंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उसको मार्केट में सेल कर दो। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर सुपरवाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ अदर एजेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। कई बार हमारे बहुत सारे कंसाइनी होते हैं तो किसी एक कंसाइनी को हम ये बोल देते हैं कि आप बाकी सारे एजेंट्स की परफॉर्मेंस को सुपरवाइज करिए, और ऐसा करने के लिए हम आपको एक्स्ट्रा कमीशन देंगे इन द फॉर्म ऑफ ओवर राइडिंग कमीशन। एंड लास्ट है, टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर इंश्योरिंग दैट द गुड्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी एट द हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस। मतलब अगर अबव इनवॉइस प्राइस आप सेल कर रहे हो, जिसपे कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में क्वेश्चंस भी दिए हैं कि अबव इनवॉइस प्राइस अगर आप मार्केट में सेल कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंसाइनी की वजह से हुआ है उस पर आप उनको एक्स्ट्रा इंसेंटिव पे करोगे। क्लियर? तो बस ओवर राइडिंग कमीशन यही चीज़ है। ओवर राइडिंग कमीशन मतलब होता है कि हमेशा नॉर्मल कमीशन के एडिशन में कोई कमीशन पे करना, और ये कमीशन 3 पर्पस से पे किया जा सकता है। लर्न भी हो गया होगा। पहला पर्पस है नए प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने के लिए, दूसरा पर्पस है अबव इनवॉइस प्राइस सेल करने के लिए, और तीसरा पर्पस है फॉर सुपरविजन। क्लियर? और सारे क्वेश्चंस ना बहुत सिंपल है, बस एक बार यहाँ पे अच्छे से सुन लो कि हम क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो सारे पॉइंट्स ना तुम लोग को रिटेन हो जाएंगे और बहुत ही ईजिली अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको वहाँ पे लिख के आ पाओगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट। ये आरटीपी में कवर किया है नवंबर 2019 की। अगेन हमने बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये सारे आपको प्रॉपरली पढ़ करके जाने। रीजन बीइंग मोस्ट ऑफ द टाइम 4 मार्क्स में इसी से क्वेश्चन पूछता है। तो अगेन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड मैचिंग कंसेप्ट पे हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की हुई है जहाँ पे हमने डिटेल डिस्कशन किया है दोनों ही टॉपिक पे, तो वो आप वहाँ से कवर कर लेना। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दी है, तो वहाँ से वो क्लासेस आप साथ ही साथ करते चलना। नेक्स्ट, डिफाइन रेवेन्यू रिसीट्स एंड गिव एग्जाम्पल्स। हाउ आर दीज रिसीट्स ट्रीटेड, एक्सप्लेन। अब देखो क्वेश्चन में हमसे सिर्फ रेवेन्यू रिसीट पूछा है, बट हम एज यूजुअल सारे के सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन करना चाहेंगे क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। देखो एक तुम लोग बनाते हो ट्रेडिंग पीएल और एक क्या बनाते हो, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल में हम हमेशा वो आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो कि रेकरिंग नेचर का होता है। अब पूछो रेकरिंग नेचर क्या होता है? रेकरिंग नेचर मतलब जो बार बार अकर करता है। लेट्स से सैलरी। अगर सैलरी की बात करोगे बेटा, मान लो आपने किसी पर्सन को अपॉइंट किया है, आपने उसको 1 महीने की सैलरी दी 10,000, ठीक। उसके बाद आपने उसको सैलरी पेमेंट नहीं किया तो क्या वो आपके लिए काम करेगा? नहीं। आपको सैलरी का पेमेंट हर 1 महीने करना पड़ता है। तो सैलरी किस तरह का आइटम है? रेकरिंग नेचर का। क्लियर? बट अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें हम वो आइटम रिकॉर्ड करते हैं जो नॉन रेकरिंग नेचर के होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बार बार आकर करते हैं। जैसे मान लो असेट है, तो क्या असेट हम साल में 10 बार परचेज करेंगे? नहीं। हो सकता है किसी साल हमने असेट परचेज किया और हो सकता है किसी साल हमने असेट परचेज नहीं किया। क्लियर? अब देखो अगर ट्रेडिंग एंड पीएल की बात करें तो इसमें सिर्फ रेवेन्यू आइटम आते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंस भी हो सकता है, रेवेन्यू इनकम भी हो सकता है। तो रेवेन्यू आइटम आर दोज आइटम जिनका आपको बेनिफिट
या जिनका खर्चा विद इन अ ईयर आपको इनकर करना होता है। बट बैलेंस शीट में सिर्फ वो आइटम आते हैं जो कैपिटल नेचर के होते हैं, क्योंकि कैपिटल नेचर के आइटम वो होते हैं जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलता है या जिसका पेमेंट भी आपको 1 साल बाद करना होता है। क्लियर? ये ट्रेडिंग पीएल है और ये बैलेंस शीट है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, यहाँ करते हैं रेवेन्यू रिसीट। वैसे ही बैलेंस शीट में यहाँ करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और यहाँ करते हैं कैपिटल रिसीट। अब इन चारों टॉपिक पे भी ना हमने डिटेल एक क्लास ड्राफ्ट की हुई है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में रेवेन्यू रिसीट पूछा है, बट कई बार क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता है, कैपिटल रिसीट भी पूछ सकता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता है। तो इसकी हमने ऑलरेडी क्लास ड्राफ्ट की, जहाँ हमने चारों पॉइंट को अलग अलग एक्सप्लेन किया है विथ एग्जाम्पल। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड कर दी है। तो अब देखो ये तो समझ में आ गया कि व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट। हम सबको समझ में आ गया कि रेवेन्यू रिसीट मतलब क्या, पीएल का आइटम होगा ये पहली चीज। पीएल में कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। जैसे अगर मान लो हमने यहाँ पे दिखाया है बाय रेंट रिसीव्ड, तो ये क्या हुआ, रेवेन्यू रिसीट। और इस रेवेन्यू रिसीट का जो फायदा है वो आपको सिर्फ 1 साल तक के लिए मिलेगा। जैसे इफ इन केस मान लो आपने गुड्स सेल किया है तो सेल का फायदा तो सिर्फ इस साल मिलेगा ना, अगले साल आप अगले साल की सेल करोगे। क्लियर? वैसे ही अगर रेंट रिसीव हुआ है तो ये सिर्फ करंट ईयर के लिए हुआ है, अगले साल के लिए फिर से रेंट रिसीव होगा। तो देखो यहाँ पे लिखा है रिसीट्स विच आर ऑब्टेन्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज। दैट इज हमने पहले बताया कि ये डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड है, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर का होता है। आर रेवेन्यू रिसीट्स, फॉर एग्जाम्पल रिसीट्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इंटरेस्ट इनकम एक्सेट्रा। रेवेन्यू रिसीट शुड नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल कैश रिसीट। रेवेन्यू रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू द पीएल अकाउंट। अब देखो अगर हम लोग पीएल में यहाँ दिखा रहे हैं बाय इंटरेस्ट इनकम और यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं अक्रूड इनकम, है ना, तो ये क्या करते हैं कि इस करंट ईयर से रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट इनकम है वो दिखाते हैं। ये थोड़ी करते हैं कि जितना रिसीव हुआ सिर्फ वो दिखाएंगे और जो रिसीव नहीं हुआ वो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा बुक्स किसके बेसिस पे बनाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल बेसिस। तो यही चीज़ कह रहा है कि रेवेन्यू रिसीट का मतलब कभी भी ये मत समझ लेना कि वो एक्चुअल कैश रिसीट है। बस इतना याद रखना कि रेवेन्यू रिसीट मतलब जो करंट ईयर के रिसीट्स हैं और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न की गई हैं। क्लियर?